स्वागत है आपका राजस्थान समाचार में। मैं हूं आपके साथ। जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिवसीय हरियाणा दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल समलखा में जनसभा को संबोधित किया उन्होंने, और सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, मैं भी खाटू श्याम जी की धरा से आया हूं। कांग्रेस ने हमेशा देश को बांटने का काम किया है। चुनाव आते ही कांग्रेस झूठे वादे करने में जुट जाती है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की हमेशा जननी रही है। कांग्रेस ने किसानों और गरीबों का साथ देने का सिर्फ वादा ही किया। खाटू श्याम बाबा की मेहरबानी से, क्योंकि मनमोहन भी तो वही है। अरे मनमोहन भी तो उन्हीं का नाम है। दूसरा, आपके एक ऐसे प्रत्याशी जिनको कि आपके बीच में काम करने की तमन्ना है, उनके मन में अपने क्षेत्र के प्रति जिस भाव को लेकर के वो आए हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे भाई मेरे मनमोहन भड़ाना जी, मैं समालकार पानीपत की इस पावन धरती को मैं नमन करता हूं। ये पानीपत ऐतिहासिक नगर है जिसे हम कहते हैं कुरुक्षेत्र। जो इस क्षेत्र में आपको सभी को पता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पांडवों द्वारा बसाया गया था। इसका अतीत अत्यंत गौरवशाली है, वर्तमान में उज्जवल है। इतिहास में पानीपत के 3 महासंग्रामों की यह रणस्थली रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी विरासत के लिए इस जमीन ने, इस भूमि ने कितना बड़ा काम किया है कि हमारी सनातन और हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ बनाने का काम इस पानीपत की तरफ। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 1 दिवसीय दौरे पर जोधपुर आए। गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को राजस्थान उच्च न्यायालय से संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि देर है अंधेर नहीं, सच सामने आता है। ठीक उसी प्रकार आज सबके सामने सच आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझे अपने पुत्र की राजनीति बचाने के लिए मेरे ऊपर कई आरोप लगाए और षड्यंत्र रचे, लेकिन अब जनता के सामने बेनकाब हो गए। मेरी मां के लिए जब जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, उसके बाद दिल्ली में मैंने जो मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था वो पहले से चल रहा है। और आपने देखा होगा कल एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण में, टेलीफोन टैपिंग में, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी ने 6 घंटे की उस पूछताछ में सारा विगतवार खुलासा करके कि किस तरह से मुख्यमंत्री खुद अपने विधायकों के, अपने मंत्रियों के टेलीफोन टैप करते थे, अपने विपक्षी पार्टी के नेताओं के टेलीफोन टैप करवाते थे, और किस तरह से उन्होंने टेलीफोन टैप करके वो ऑडियो जो है पेन ड्राइव में डाल करके लोकेश शर्मा जी को दिया था, और लोकेश शर्मा जी ने उनके निर्देश पर उसको वायरल किया। केस दर्ज होने के बाद में लोकेश शर्मा के मोबाइल को गायब करने के लिए, ये उन्होंने खुद ही बताया कि मोबाइल को गायब करने के लिए उन पर दबाव बनाया। और पतन की पराकाष्ठा तो इस बार वहां जाकर के हुई जब अपने ही ओएसडी का कंप्यूटर बरामद करने के लिए एसओजी की रेड उसके घर पे करवाई। मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को राजनीतिक जो है अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए इस नीचे के स्तर पर गिर जाए और फिर भी वो अपने आप को बड़े लोग समझें और कहलाएं, मुझे लगता है कि इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे लगता है केवल पुत्रमोह नहीं था, कुर्सी पर बने रहने और अपनी सिमटती हुई राजनीतिक जाजम को बचाने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों को इसी तरह से फंसाने की उनकी पुरानी परिपाटी रही है। और ऐसे अनेक उदाहरण आप उनके दल में भी और दल के बाहर भी, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी के साथ में किस तरह से हुआ, राजस्थान के प्रमुख राजनीतिक परिवार मदेरणा परिवार और राम सिंह जी के परिवार के साथ में किस तरह की घटनाएं हुई,
ऐसी अनेक घटनाएं आप जो है पूरे सूत्र में प्रयोग करके देख लीजिए, आपके सामने सत्य उद्घाटित हो जाएगा। अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए जिस तरह से सरकार और शासन व्यवस्था का दुरुपयोग किया गया, मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने के तमाम तरह के प्रयास किए गए। मेरी दिवंगत माता के लिए भी किस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया, मैं वापस उनको दोहराना नहीं चाहता इसी जोधपुर के सर्किट हाउस में। लेकिन मैंने हर बार यह कहा था कि मेरा दामन पाक साफ है और अंततः भारत की कानून व्यवस्था इसका निर्णय करेगी। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता इस बात की है कि ये जीत या सत्य असत्य की जीत नहीं है, ये न्याय हुआ है और अन्याय को एका पर्दा एक बार फिर फाश हुआ है। इस तरह की गतिविधियां करने वाले लोगों का जो है कि राजनीति एक बार फिर उजागर हुई है। जो झूठ उन्होंने बोला, उनकी पार्टी के नेताओं ने बोला, चुनाव के समय में भी जो सामने प्रतिद्वंदी थे उन्होंने भी इस तरह की बातें की थी। मुझे लगता है कि शायद अब उनके मुंह पर भी ताला लगेगा। सत्य सामने आया है। भारत की न्यायपालिका ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि भारत में सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन परास्त नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच 20 साल से चला आ रहा जल विवाद अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली स्थित जल शक्ति मंत्रालय में मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच जो बात हुई है उसके सकारात्मक परिणाम आने वाले हैं। दिल्ली में पार्वती काली सिंधु चंबल ERCP लिंक परियोजना के संबंध में त्रिपक्षीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बताया कि पार्वती काली सिंधु चंबल ERCP लिंक परियोजना का मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट अनुबंध होने वाला है। दोनों राज्यों के हित में मध्य प्रदेश और राजस्थान मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए, हमारा राजस्थान मध्य प्रदेश का आप सबको पता है कि ERCP की हमारी जो बहुत बड़ी एक योजना है, दोनों राज्य मिलकर के उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। आज हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब के साथ हमारी बातचीतें हुई हैं। सारे इश्यूज हमारे सॉल्व हुए हैं और आगे आने वाले समय में हमारा MOA होने वाला है और हमारा काम भी प्रारंभ होने वाला है। दोनों राज्य मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, DPR हो ही रहेगी या कुछ संशोधन भी किया गया है अब नए प्रोजेक्ट में? देखिए, जो दोनों राज्यों के हित में है और जो दोनों राज्यों ने मिलकर किया है, आगे आने वाले समय में आप देखना होगा। और सीधा चलते झारखंड के जामताड़ा, जहां से पुष्कर सिंह धामी लाइव। देंगे, इस सरकार को बदल देंगे, क्योंकि अब परिवर्तन बहुत आवश्यक है। मैं आपसे कहने आया हूं, हमें आगामी चुनाव में इस भ्रष्टाचार करने वाली, घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली, रोहिंग्याओं को यहां बसाने वाली, आप सबके साथ एक बड़ा षड्यंत्र आने वाले भविष्य के लिए करने वाली, आपके साथ साथ आने वाली पीढ़ी के साथ भी जो षड्यंत्र को आज इस धरा पर लाने का काम कर रहे हैं, उनको उस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विकास के विजन वाली, भ्रष्टाचार रोकने वाली, हर वर्ग का उत्थान करने वाली, देश के बारे में सोचने वाली सरकार लाना है। झारखंड के विकास के बारे में सोचने वाली सरकार लाना है, जो झारखंड के जन जन के लिए काम करेगी, झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी, झारखंड
भाइयों बहनों, जब जब यहाँ पर डबल इंजन की सरकार होती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, तो यहाँ पर हर वर्ग की चिंता की जाती है। झारखंड को आगे बढ़ाने का काम होता है, विकास आगे बढ़ता है। और आज देश के अंदर जहां भी विकास का इंजन तेज चल रहा है, विकास की गति तेज हो रही है, वहां की प्रगति हो रही है, उन्नति हो रही है, वहां गति मिल रही है, तो वहां सब जगह पर डबल इंजन की सरकार लगी हुई है। जहां जहां डबल इंजन है वहां विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अगर यहां भी वही सरकार होगी जो मोदी जी के अनुरूप चलेगी, या जो सरकार यहां के लिए मांग करेगी, वहां से दिल्ली से सारी योजनाएं स्वीकृत होंगी, या यहाँ की जो जरूरतें होंगी, जो यहाँ की आवश्यकता होगी आप सबकी, उन आवश्यकताओं को दिल्ली की सरकार यहाँ की सरकार के साथ मिलकर धरातल पर उतारने का काम करेगी। मैं आप सबसे अंत में यही अपील करता हूं कि आप अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए और झारखंड को विकास की गति प्रदान करने के लिए आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने का संकल्प लें और झारखंड की समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस बरसात में आप सब आए, इतनी बड़ी संख्या में आकर आप सबने मेरा यहाँ स्वागत किया, आप सबने मेरा अभिनंदन किया। मैं भी देवभूमि के मुख्य सेवक होने के नाते बाबा केदार की धरती से, बाबा भगवान बद्री विशाल की धरती से आकर, चार धामों से आकर आप सभी का अपनी ओर से स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जामताड़ा से अभी आप सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे और बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को रेप मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट में पेश की गई याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। याचिका में रोहित जोशी ने पीड़िता की ओर से दर्ज कराए गए एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने रोहित जोशी की याचिका को अस्वीकार कर दिया है। अब इस मामले में रोहित जोशी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बताते चले कि राजस्थान में महेश जोशी के सत्ता में रहते हुए महिला का झूठा केस दायर करके उसे शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाला गया था। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर तय की है। रोहित जोशी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 328, 312, 377 और 506 के तहत आरोप दर्ज है। और राजस्थान के मेवात इलाके में पुलिस की ओर से साइबर ठगों के खिलाफ ऑपरेशन एंटी वायरस चलाया जा रहा है। यह अभियान 1 मार्च 2024 को शुरू किया गया था और इसके तहत अब तक 200 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। 700 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। यही कारण है कि मेवात के ठग राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के लाखों लोगों को अब तक ठगी का शिकार बना चुके हैं। दीग जिले से चौंकाने वाले मामले सामने आए, जहां 4 महीने में 74 गैंग ने करीब 3 अरब 36 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया है। जिस जिले के नगर थाने में आरोपी आरिफ खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसके मुताबिक 13 करोड़ 50 लाख। काबा थाने में आरोपी जावेद के खिलाफ 11 करोड़ 69 लाख। कैथवाड़ा थाने में आरोपी तालीम के खिलाफ 7 करोड़ 85 लाख। सिकरी थाने में दर्ज मामले के आरोपी तैफुल ने 7 करोड़ 3 लाख रुपए की ठगी की है और इन्हें मिलाकर करीब 74 गैंग ने मार्च, अप्रैल, मई, जून महीने में 3 अरब 36 करोड़ रुपए की ठगी की है। आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि ठगी के दौरान प्रयोग किए गए मोबाइल IMEI और सिम कार्ड को अन्य मोबाइल IMEI और सिम कार्ड से लिंक किया गया तो ठगी गई राशि का खुलासा हुआ।
और बढ़ते आगे, सदस्यता अभियान में राजस्थान भाजपा अपने पड़ोसी और अन्य राज्यों से काफी पीछे है। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़, गुजरात और मध्य प्रदेश संगठन ने 50-50 लाख सदस्य बना लिए। यहां तक कि असम 35 लाख आंकड़े को पार कर चुका है, जबकि राजस्थान अभी करीब 25 लाख पर भी जो है पहुंच सका है। और भाजपा के सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुई। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, राजस्थान प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, सह प्रभारी विजया राहतकर और राष्ट्रीय मंत्री एवं सदस्यता अभियान के प्रदेश प्रभारी ऋतुराज सिन्हा कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने चर्चा की। बंगाल में ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है। अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कह दिया था कुछ दिन पहले, आपको पता होगा कि इसी बात बांग्लादेश से कोई प्रताड़ित आया तो हम उसको अपनी सीमा में स्थान देंगे। ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता। हमारे देश का नागरिक किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। बांग्लादेश में किस प्रकार की अराजकता की स्थिति पैदा होगी, ये हम सब जानते हैं। हमारे देश का नागरिक जानता है कि वहां पर एक विष का पौधा शुरू हुआ था, लेकिन नेतृत्व ने परवाह नहीं की। उसके कारण से वो विष का पौधा पेड़ बन गया। वहां अराजकता की पराकाष्ठा हो गई कि वहां के प्रधान को भी और देश छोड़ने के भागना पड़ा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लोकेश नागर सेठी राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, जिस तरीके से बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर अलग अलग राज्यों में जो आंकड़े सामने आए हैं, राजस्थान इसमें काफी पीछे है, क्या वजह है? राजस्थान जैसे ही सदस्यता अभियान का आगाज हुआ था तो मुख्यमंत्री मैदान में उतरे थे। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से अभियान का आगाज किया गया था। तमाम बूथ स्तर पर 200 कार्यकर्ता जोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई थी और करीब 1.25 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन अभियान का आधा समय गुजर जाने के बावजूद अभी तक महज 23 लाख कार्यकर्ता यहाँ बन पाए। संगठन के कार्यकर्ताओं की ओर से ये बताया जा रहा है कि इस समय खेत और किसान ग्रामीण इलाकों में खेती बाड़ी के काम में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से लक्ष्यों की पूर्ति करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि राजस्थान में हाल ही में संगठन में बड़े बदलाव किए गए थे। प्रदेश अध्यक्ष चेंज किया गया था। एक खेमा बीजेपी का ये भी कह रहा है कि जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष चेंज किया गया उसके जस्ट बाद ये अभियान शुरू हो गया। ऐसे में जिला स्तर पर पुराने प्रदेश अध्यक्ष जो सीपी जोशी थे उनके कार्यकर्ता और जिलाध्यक्ष काम कर रहे थे। नई कार्यकारिणी का अभी घोषणा नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से जो जिलाध्यक्ष और ब्लॉक स्तर पर इनका संगठन है बीजेपी का, वो निष्क्रिय सा साबित इस सदस्यता अभियान के तहत हो रहा है इस समय। लेकिन हाल ही में बीएल संतोष ने प्रदेश के संगठन की वापस बैठक लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं और बड़ा बयान भी दिया और कार्यकर्ताओं पर नाराजगी भी जाहिर की। संगठन के बड़े पदाधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि समय रहते हुए इस लक्ष्य की पूर्ति कर दी जाए, क्योंकि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। इस लिहाज से संगठन को और मजबूत करने की आवश्यकता थी और आने वाले समय में क्योंकि राजस्थान में जैसे ही सरकार बनी उसके बाद अब पंचायत चुनाव होने, निकाय चुनाव होने, ऐसे में इस तरह सदस्यता अभियान को लेकर जो कमियां सामने आई है उससे खासे नाराज नजर आए। इसका असर आने वाले समय में पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव पर भी नजर आ सकता है। ऐसे में अब राष्ट्रीय स्तर की जो लीडरशिप है वो राजस्थान में संगठन को सामने लाने को मजबूत करने के लिए जो लक्ष्य बीजेपी लेकर चल रही है, कहीं ना कहीं राजस्थान में वो बेहद धीमी है। क्या वजह है? आगाज जो हुआ था काफी तड़कता भड़कता सा, लेकिन अंजाम कुछ अलग ही दिख रहा है। जी बिल्कुल, इसमें कार्यकर्ताओं की अनदेखी भी एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि जिस तरह विधानसभा चुनाव से पहले तमाम वादे कार्यकर्ताओं के साथ किए गए थे और तमाम जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी गई थी, लेकिन हाल ही में जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष चेंज किया गया तो पुराने प्रदेश अध्यक्ष की जो कार्यकारिणी है वही इस समय राजस्थान में काम कर रही है। बहुत छोटे बदलाव राजस्थान किए हैं, नई कार्यकारिणी का इंतजार है। ऐसे में जिलाध्यक्ष और उनके जो ब्लॉक स्तर की टीम है वो कहीं न कहीं बदलाव से चिंतित है कि कब नई लिस्ट आ जाए और नए लोगों को जिम्मेदारी मिल जाए। इसीलिए लगता है कि ब्लॉक स्तर और बूथ स्तर पर चुनाव से पहले जो बूथ कमेटियां बनाई गई थी वो निष्क्रिय हो गई हैं और ऐसे में पार्टी को एक बार फिर से इन बूथ कमेटियों को, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की आवश्यकता है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार बयान देते रहे हैं और लगातार संगठन के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और कहते हैं कि राजस्थान में कार्यकर्ताओं की सरकार है और किसी भी कार्यकर्ता की अनदेखी नहीं की जाएगी। ऐसे में अब
इस अभियान को आने वाले समय में और तेज किया जा सकता है। तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष समेत संगठन के बड़े नेता उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं और तमाम प्रभारी मंत्रियों को अलग अलग तो अब देखना होगा कि किस तरह से जो है अब आगे रणनीतियां बनाई गई है और उसके तहत कितनी कामयाबी बीजेपी को इस अभियान में मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। अनूपगढ़ में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाकर नशे की गोलियां बेचते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं थानाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि आरोपी चंद्रभान और उसके बेटे साहिल अरोड़ा से 2900 प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामद की है। उन्होंने बताया कि गश्त के दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि वेयर हाउस के पास चाय के खोखे की आड़ में प्रतिबंधित नशीली गोलियां बेची जा रही है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे तो पुलिस टीम को देखकर आरोपी भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस को शक होने पर जब उनकी तलाशी ली गई तो प्लास्टिक के थैले में आरोपी के पास 2900 प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामद हुई। आज रामखेड़ी एएसआई थे जिनको सूचना मिली थी कि कोई चाय की दुकान के ऊपर प्रतिबंधित पैरागैप्लिन टैबलेट्स बेच रहे हैं, तो उसी सिलसिले में वो वहां गए। वहां उनको बिना लाइसेंस 2900 टैबलेट्स मिली पैरागैप्लिन, तो जिन्होंने कब्जा पुलिस लिया। इन दोनों बाप बेटों को, एक का नाम साहिल है, उसके पिताजी का नाम चंद्रभान है जो चाय की दुकान चलाते हैं मंगलम डेंटल हॉस्पिटल के सामने। दोनों को औलुनहेल नागेश्वर थाने में प्रभारी मुकेश कुमार यादव की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। सीएलजी सदस्यों ने नए थाना प्रभारी से परिचय किया और गांव और कस्बे की कानून व्यवस्था की समीक्षा कर जानकारी ली। डिजिटल फ्रॉड से बचने के तरीके भी इस दौरान बताए और बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत। सीएलजी की बैठक संपन्न हुई। अनूपगढ़ में नगर परिषद ने स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान चलाया और इस अभियान के तहत अनूपगढ़ के शहीद भगत सिंह पब्लिक पार्क में प्रशासन और आमजन के बीच स्वच्छता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आमजन के साथ साथ स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान एडीएम अशोक सांगवा और नगर परिषद आयुक्त कंचन राठौर ने बच्चों और आमजन ने स्वच्छता से संबंधित पूछे गए सवालों के जवाब दिए। अनूपगढ़ में रसद विभाग ने कार्रवाई करते हुए 3 घरेलू सिलेंडर जब्त किए हैं। रसद अधिकारी राम सिंह मीणा की टीम ने घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे स्थानों पर दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया। रसद अधिकारी राम सिंह मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि अनूपगढ़ के जैतसर में रामदेव गैस लाइट की दुकान पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जिला रसद अधिकारी ने मौके पर गैस एजेंसी के कर्मचारियों को बुलाकर गैस सिलेंडरों को मौके पर ही जब्त करवाया और आवश्यक कार्रवाई कर उन सिलेंडरों को राजस्व में जमा करने के दिशा निर्देश दिए। वहीं डीडवाना जिले के तुचार गांव के पास एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक युवक की पहचान ओम प्रकाश सारण उम्र 25 वर्ष निवासी बकलिया के रूप में की गई है। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी वाला घी मिलने से पूरे देश में ये तहलका मच गया है और अब जालौर में भी विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। विश्व हिंदू परिषद ने विरोध जताते हुए कहा कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि मिलावट के घी से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। और डी के जिला अस्पताल में रात 2 बजे अचानक एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई। परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ को सूचना दी लेकिन कोई महिला चिकित्सक अस्पताल में नहीं थी। मेल नर्स ही डिलीवरी का काम कर रहे हैं। वहीं जिला अस्पताल में महिला नर्स का ना होना सवाल खड़ा करता है। वहीं परिजनों का आरोप है कि जिला अस्पताल के वार्डों में मरीजों के साथ कुत्ते भी वहीं घूमते रहते हैं। अगर किसी महिला की डिलीवरी हुई तो वो सो गई तो कुत्ते उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
और डीग जिले के एकलेरा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया और इस पर कुछ युवकों ने फायरिंग कर दी, जिससे एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई। फायरिंग की सूचना मिलते ही डीग कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी युवक फरार हो गए थे। डीग कोतवाली के एसआई नौबत सिंह ने बताया कि घायल का नाम उदयवीर है और उसके पैर के घुटने में गोली लगी है। घायल के चाचा जगदीश ने बताया कि 4 महीने पहले उसके घर में एक प्रोग्राम था और इस आरोपी पक्ष के लोगों ने इस दौरान वहां एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी और इसी बात पर वहां दोनों पक्षों में विवाद हो गया। बढ़ते आगे, झालावाड़ शहर में इन दिनों धनवाड़ा बस्ती में पालनहार गृह विभाग के पास पानी की सप्लाई नहीं होने से मोहल्ले वासियों की नाराजगी देखने को मिली और इसी को लेकर लोगों ने जलदाय विभाग के कर्मचारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। साथ ही पानी की सप्लाई खोलने वाले चाबी को अपने कब्जे में भी ले लिया और वहीं बैठकर पूरे मामले की जानकारी जब सभापति संजय शुक्ला को मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर मोहल्ले वासियों को और जलदाय विभाग के कर्मचारियों के बीच समझौता करवाया। और बाड़ी घाटी के जंगल में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। सुबह बकरे चराने वाली महिलाओं ने गांव के लोगों को घटना की सूचना दी। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर युवक की शिनाख्त के प्रयास किए और मामले की जांच शुरू कर दी है। और राजस्थान समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।